साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अनसॉल्व पेपर 2023 का सेट नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है 100%। इस टॉप 20 बहुविकल्पी में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो इसके पहले का जो वीडियो है सेट 1, उसे हम पार्ट 1 में उसके टॉप 20 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से अगर आपने पार्ट 1 कंप्लीट नहीं किया है तो उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। तो भाई जो नेपोलियन का कोड था ना 1804 का, इनमें जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं इनमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया था, आपको ये बताना है। तो आपको पहचानना क्या है, कौन सा जोड़ा गया था वो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं था। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। तो जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार जो है ना वो नहीं रखे गए थे। तो यहाँ पर जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, और समाप्त करने की तो बात कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर यही नहीं जोड़ा गया था। जबकि जो सामंती व्यवस्था है इसका अंत कर दिया गया था, बात सही है। संपत्ति का अधिकार बनाए रखा गया था जो नेपोलियन कोड आया था 1804 में, ये भी सही है। कानून के समक्ष सबको समानता का अधिकार दिया गया था, ये भी सही है। लेकिन जन्म से प्राप्त जो विशेषाधिकार है ना, ये बनाए नहीं रखे गए थे, इनको समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर यही नहीं था, इसमें विशेषाधिकार लिखा हुआ है, ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं रह गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं तो दिया नहीं गया, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो भाई जो फ्रांस है ना, इसकी क्रांति हुई थी 1789 में। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, 1789 में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो भाई जब इटली का एकीकरण कंप्लीट हो गया था तो इटली का सम्राट किससे बनाया गया था। इटली का सम्राट बनाया गया था विक्टर एमेनुअल द्वितीय को। किसको बनाया गया था, विक्टर एमेनुअल द्वितीय को बनाया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बेल्जियम कहाँ स्थित है, यानी कौन से महाद्वीप में है, आपको कौन से कॉन्टिनेंट में है ये बताना है। तो भाई जो बेल्जियम है ना, ये आता है यूरोप महाद्वीप के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा कि भाई बेल्जियम कहाँ स्थित है, तो यूरोप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आर्थिक महामंदी आई थी वो कब आई थी, 1929 में। आपसे इसका ईयर भी पूछ सकता है। तो आर्थिक महामंदी जो 1929 में आई थी, भाई ये महामंदी आई क्यों थी, तो इसके पीछे कारण था। कारण ये था कि किसानों ने बहुत ज़्यादा उत्पादन कर लिया था। भाई खेती से बहुत ज़्यादा पैदावारी हो गई। अब बहुत ज़्यादा पैदावारी हो गई तो समाज में उस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो उसकी कीमत कम हो गई, तो कहा गया महामंदी आ गई। तो कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन जो होना है यही कारण है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन होने के कारण जो पदार्थ है उसकी कीमत गिर गई, जिसको हम बोले हैं महामंदी। तो 1929 में जो आर्थिक महामंदी था उसका मुख्य कारण क्या था कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन हो गया था। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या है। रिंडर पेस्ट जो होता है ना अफ्रीका के अंदर, तो अफ्रीका में जो रिंडर पेस्ट है ये एक रोग है, बीमारी है। तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा कि रिंडर पेस्ट क्या है, एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो आपको बताना है कि भाई राज्य सूची का विषय कौन सा है। तो पहला ऑप्शन मुद्रा, जो कि हमारा संघ सूची का विषय है। विदेशी कार्य जो होते हैं ये भी संघ सूची का विषय है। बैंकिंग जो है हमारा ये भी संघ सूची का विषय है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, व्यापार। जो व्यापार होता है ये हमारा राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। इसी के साथ ही जो पुलिस होता है ना, पुलिस, ये भी हमारा राज्य सूची का ही विषय होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मुद्रा, विदेशी कार्य और बैंकिंग हमारे संघ सूची के विषय हैं, और जो व्यापार आता है, पुलिस जो होता है, ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। तो संघात्मक शासन की बात करें तो भारत में संघात्मक शासन है, बेल्जियम में भी संघात्मक शासन है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यहाँ पर भी संघात्मक शासन है, लेकिन जो श्रीलंका है यहाँ पर संघात्मक शासन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो आपको बताना है भाई लोकतंत्र में क्या क्या होता है। जो चीज़ नहीं होता वही हमारा लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। तो पहली बात तो जो लोकतंत्र होता है ना, इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन होता है। भाई जो चुनाव होता है ना एकदम स्वतंत्र होता है, किसी का कोई पक्ष नहीं लिया जाता, तभी तो हम उसे लोकतंत्र कह रहे हैं। तो ये तो होता है और ऑप्शन में हमसे पूछा गया नहीं होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। उत्तरदायी शासन, बिल्कुल जी हाँ। लोकतंत्र जो होता है ना इसमें सरकार जो होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और यहाँ पर नहीं हमें बताना है, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। कानून के समक्ष समानता बिल्कुल होती है, कानून के समक्ष सभी को समान समझा जाता है, तो ये भी लोकतंत्र की विशेषता है। तो यहाँ पर लोकतंत्र में नहीं है पूछा गया, तो ये भी नहीं होगा। बहुसंख्यकों का शासन, जी हाँ, लोकतंत्र का मतलब बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि देश में बहुमत का शासन होना। तो यहाँ पर लोकतंत्र में क्या नहीं होता है, बहुसंख्यकों का शासन हो ये जरूरी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। तो भाई संघात्मक शासन में क्या होता है, शक्तियों का वितरण होता है। सही बात है, शक्तियाँ जो होती हैं वितरित हो जाती हैं, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार में इस प्रकार से शक्तियों का वितरण होता है। शक्तियों का केंद्रीकरण, जी नहीं, शक्तियों का केंद्रीकरण बिल्कुल नहीं होता कि हाँ केंद्र सरकार के पास ही सारी शक्ति होंगी, ये बात गलत है। सर्वोच्च न्यायपालिका, ये बात एकदम करेक्ट है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में जो न्यायपालिका होती है वो सर्वोच्च होती है। केंद्र राज्य के बीच विवाद होता है ना, तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ही आता है। और कठोर संविधान वो तो होता ही है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीयकरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो भाई जो कपास होता है ना, कपास की जो खेती होती है वो काली मिट्टी में होती है। तो आप ध्यान से इस मिट्टी वाले टॉपिक को पढ़ के जाएं, निश्चित ही यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आ जाना है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकार, उनकी विशेषताएं और भारत में कहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल होती है, इस चीज़ को आप पढ़ के जाएँ। तो फिलहाल हम बात करते हैं कपास के लिए। तो कपास के लिए काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी जो होती है, इसमें कपास की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर कर्तन एवं दलहन जो कृषि झूम कृषि होती है। झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है। तो भाई भारत का राज्य है मिजोरम। कौन सा राज्य है, मिजोरम राज्य है जहाँ पर झूम खेती होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, यहाँ पर सी होगा, करेक्ट ऑप्शन सी होगा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है। तो आधारभूत खनिज की बात करें तो जो हमारा लोहा होता है फेरस Fe, इसको बोलते हैं हम लोग आधारभूत खनिज। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा कि लौह अयस्क जो होता है इसको बोलते हैं आधारभूत खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो बात करें ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत की, तो गैर परंपरागत स्रोत में क्या आता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। लेकिन ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है वो कोयला होता है। कौन सा होता है, कोयला। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो भाई बॉक्साइट की बात करें ना, तो बॉक्साइट, कोरंडम, डायस्पोर, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, जिप्साइट, ये हमारे होते हैं एल्यूमिनियम के अयस्क। कौन कौन से, कोरंडम, डायस्पोर, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, जिप्साइट, ये हमारे एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। तो जब एल्यूमिनियम का कच्चा पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है तो वो बॉक्साइट होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाई कौन सा उद्योग है जिसमें बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कौन सा उद्योग होगा, वो हो जाएगा एल्यूमिनियम उद्योग। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। तो बात करें विकसित देश की, तो विकसित देश में कौन कौन से आते हैं, इंग्लैंड आ गया हमारा, अमेरिका हो गया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ये सभी हमारे विकसित देश होते हैं। तो यहाँ पर विकसित देश कौन सा है, फ्रांस है, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, फ्रांस। भारत यहाँ पर विकसित देश
नहीं है, आपको ध्यान रखना है। विकसित देश पूछे तो क्या लगाना है आपको, फ्रांस यहाँ पर लगाना है। भारत विकासशील देशों में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है। भाई आपको पता करना है कि कोई देश विकास कर रहा है तो आप किस चीज़ का आकलन करेंगे। आप आकलन करेंगे कि उस देश का एक गरीब से गरीब व्यक्ति, एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, तो प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है। क्या देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय। उस देश में प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है उसका आकलन यहाँ पर किया जाता है। तो देश के विकास को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है। तो भाई आप चाहते हो कि आपके देश में जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, गांव वाला क्षेत्र, इसका विकास हो जाए, तो इसके लिए लक्ष्य कौन सा है। तो इसके लिए भाई लक्ष्य है, पहला तो नियमित कार्य हो यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर उपज की उचित कीमत मिले कि भाई लोगों की जितनी उपज हो उसकी उस हिसाब से कीमत मिले। ऐसा नहीं कि खर्चा ज़्यादा हो गया अब उसकी कीमत कम मिल रही है। और बेहतर मजदूरी भी मिले। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए बी सी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी, इनमें से सभी करेक्ट हैं। तो यहाँ पर पूछा गया ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है, तो नियमित कार्य भी लक्ष्य है, और उपज की उचित कीमत भी मिले ये भी लक्ष्य है, और बेहतर मजदूरी हो ये भी हमारा लक्ष्य है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। तो कृषि की बात करें तो ये हमारा प्रारंभिक क्षेत्रक होता है, प्राथमिक क्षेत्रक होता है। तो कृषि जो हमारी होती है ये हमारी प्राथमिक क्षेत्रक यानी कि प्रारंभिक क्षेत्रक है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो अगर हम बात करें उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का, कब का है, 1986 का है। तो आपको इसको साथ ही में याद रखना है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जिसे कोपरा कानून के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोपरा कानून। तो इस प्रकार से इसका आंसर भी क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा 1986 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेट 2 के जो टॉप 20 क्वेश्चन है हमारे ये भी कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 यानी कि सेट 3 को भी कवर करेंगे। थैंक यू।